नमस्कार दोस्तों, हर कहानी का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आता। कुछ सवाल रह जाते हैं और उन्हीं सवालों में छुपा होता है अनसुना सच। तो चलिए अब सीधे सच पर आते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक बहुत पुराने घने जंगल में हैं। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ और खामोश पेड़। हवा इतनी ठंडी है कि सांस लेना भी चुभता है। माहौल एकदम शांत, इतना शांत कि आपको अपनी धड़कनें कानों में सुनाई दे रही हैं। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है। कोई आपका नाम पुकारता है, एकदम साफ जानी पहचानी आवाज में। आप क्या करेंगे? आज हम कनाडा के बर्फीले जंगलों की एक ऐसी ही सच्ची घटना की तह तक चलेंगे। ये बात है 1899 की, जब सैनिकों की एक टुकड़ी का सामना किसी ऐसी चीज से हुआ जो किसी भी किताब या नक्शे में दर्ज नहीं थी। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि उस प्राचीन किंवदंती को भी समझने की कोशिश करेंगे जिससे ये घटना जुड़ी हुई है। और हमारा मकसद सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनाकर रोंगटे खड़े करना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज आखिर थी क्या, इसका शिकार करने का तरीका इतना अलग, इतना मनोवैज्ञानिक क्यों था। क्योंकि ये सिर्फ जंगल के किसी राक्षस की कहानी नहीं है, ये इंसान के डर की, उसकी कमजोरी की कहानी है। और उस पतली सी रेखा की जिसे पार करने के बाद शायद इंसानियत भी पीछे छूट जाती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है 1899 की कड़कड़ाती सर्दियों में। कनाडा इस सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी थी। 8 लोग थे उसमें। उन्हें मूस नदी के किनारे उत्तर की ओर भेजा गया था। और मिशन सुनने में बड़ा सीधा सा था। हाँ, कुछ शिकारी उस इलाके में लापता हो गए थे और बस उनका पता लगाना था। टुकड़ी में सार्जेंट ऊर, कॉर्पोरल हेज और ड्यूमॉन्ट नाम का एक स्थानीय स्काउट भी था, जो उस जंगल को मतलब अपनी हथेली की तरह जानता था। एक बिल्कुल सामान्य लगने वाला मिशन, जो बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदलने वाला था। और पहली अजीब बात मिशन शुरू होने के कुछ ही दिन बाद सामने आ गई। वो निशान? हाँ, बर्फ में मिले कुछ निशान। ड्यूमॉन्ट ने उन्हें सबसे पहले देखा और वो वहीं रुक गया। ये निशान लंबे और संकरे थे, जैसे किसी इंसान के नंगे पैर के हों, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा बड़े। और अजीब बात यह थी कि निशान आगे की तरफ ज्यादा गहरे थे। बिल्कुल, जैसे चलने वाला अपना सारा वजन पंजों पर डाल रहा हो। हाँ। ड्यूमॉन्ट ने साफ कहा, ये किसी भालू के नहीं है, किसी भेड़िए के नहीं है, इनमें कोई पंजे नहीं है। तो यहीं से वो शक शुरू हुआ कि वो किसी जानी पहचानी चीज का सामना नहीं कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चौथे दिन वो पहले लापता शिकारी के कैबिन तक पहुंचे। बाहर से सब शांत था, लेकिन दरवाजा वो टूटा नहीं था। नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अंदर से फाड़कर बाहर फेंका हो। हाँ। और अंदर का नजारा तो और भी अजीब था। सामान बिखरा पड़ा था, एक मेज पलटी हुई थी और दीवारों पर काफी ऊंचाई पर, हाँ, काफी ऊंचाई पर गहरे खरोचों के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत लंबे नाखूनों से लकड़ी को कुरेदा हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक डायरी जो मेज पर खुली पड़ी थी। उसकी आखिरी एंट्री। हाँ, कांपते हुए हाथों से लिखा था। बाहर अजीब निशान दिखे जो जूते के नहीं, पैर के थे। रात में छत पर किसी के चलने की आवाज आई और किसी ने मेरा ही नाम पुकारा। इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आम शिकारी जानवर नहीं है जो छिपकर हमला करता है। नहीं, ये अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। नाम से पुकारना ये सिर्फ डराना नहीं है, ये एक ऐलान है। बिल्कुल, ये एक ऐलान है। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारी पहचान जानता हूँ, और तुम अपनी सबसे सुरक्षित जगह पर भी मुझसे बच नहीं सकते। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल की पहली चाल थी। एक मिनट, क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो शिकारी ठंड, अकेलेपन और डर की वजह से ये सब सोच रहा हो? मतलब जिसे हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। बिल्कुल सही सवाल है। और शुरुआत में सैनिकों ने भी शायद यही सोचा होगा। लेकिन ये पैटर्न बार बार सामने आता है। और ये जीव सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं बना रहा था, वो उन्हें सबूत भी दे रहा था कि वो सच में मौजूद है। जैसे वो काली आकृति। हाँ। कहानी में तनाव और बढ़ गया जब सैनिकों ने कुछ दिन बाद जमी हुई नदी पर दूर एक लंबी काली आकृति देखी। वो एक इंसान से भी ज्यादा लंबी थी, पतली थी, और जैसे ही सैनिकों ने उसे देखा, गायब हो गई। पलक झपकते ही पेड़ों के पीछे। अब ये सिर्फ किसी एक आदमी का वहम नहीं था, पूरी टुकड़ी ने उसे देखा था। और फिर वे दूसरे कैबिन पहुंचे। वहां उन्हें एक और शिकारी की लाश मिली।
वो ठंड से अकड़ चुका था, पर उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। और उसके हाथ में बर्च की छाल का एक टुकड़ा था। हाँ, जिस पर चाकू से कुछ शब्द कुरेदे हुए थे। ये रात में पुकारता है, मुझे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है, जो यहाँ नहीं है। ये मांस मांगता है, ये कभी नहीं रुकता। और यहीं पर वो आवाज की नकल करने वाला पहलू उसके वंदी की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है, जिसे स्थानीय लोग वेंडिगो कहते हैं। विंडिगो। हाँ, और ये सिर्फ कोई भी आवाज नहीं निकालता, ये भावनाओं और यादों से जुड़ी आवाजों की हूबहू नकल करता है। आपकी पत्नी, आपका भाई, आपकी माँ, ऐसी आवाजें जिन्हें आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। एक भालू से आप छिप सकते हैं, लेकिन अपनी माँ की मदद की पुकार से कैसे भागेंगे? ये शिकार को भ्रमित करने, उसे अकेला करने और उसे जाल में फंसाने का सबसे कारगर मनोवैज्ञानिक हथियार है। इसके बाद वो चीज सिर्फ पीछा नहीं कर रही थी। नहीं, अब उसने सीधे हमला करने का फैसला किया। उस रात जब वे दूसरे कैबिन में रुके हुए थे, बाहर से किसी ने मदद के लिए पुकारा। आवाज बिल्कुल उसी मरे हुए शिकारी की थी जिसकी लाश उन्हें मिली थी। हाँ, फिर कैबिन की दीवारों पर नाखूनों से खरोचने की वैसी ही आवाजें आने लगीं और छत पर किसी भारी चीज के चलने की आहट। तो ये अब सिर्फ पीछा करना नहीं था, ये एक घेराबंदी थी। इस बर्ताव के पीछे एक साफ रणनीति दिखाई देती है। ये जीव उनकी हिम्मत और उनकी एकता को परख रहा था। ड्यूमॉन्ट, जो स्थानीय था, उसने कहा भी था कि ये चीज उन लोगों को पहचान लेती है जो कमजोर है, लालची है या जिनका दिल डर से भर गया है। वो उन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, बाहर से आवाजें लगाकर, डराकर वो ये देखना चाहती थी कि कौन सबसे पहले टूटता है, कौन सबसे पहले गलती करता है। और कहानी का सबसे भयावह मोड़, जो मेरे लिए समझना भी मुश्किल है, वो तब आया जब उस जीव ने सैनिक मिलर को उसके मृत भाई की आवाज में पुकारा। मिलर का भाई जिंदा नहीं था, वो वहां से मीलों दूर दफन था। लेकिन वो आवाज इतनी असली थी, इतनी दर्द भरी थी कि एक पल के लिए मिलर का दिल बैठ गया। ये सिर्फ क्रूर नहीं है, ये दिमागी तौर पर किसी को तोड़ने का सबसे पक्का तरीका है। और यहीं पर वेंडिगो की पौराणिक कथा का मूल समझ में आता है। किंवदंती के अनुसार वेंडिगो तब पैदा होता है जब कोई इंसान अत्यधिक भूख और हताशा में नरभक्षण की सीमा पार कर जाता है। नरभक्षण मतलब किसी दूसरे इंसान का मांस खाना। हाँ, वो इंसानियत खोकर एक ऐसे राक्षस में बदल जाता है जिसकी भूख कभी नहीं मिटती, वो हमेशा भूखा रहता है। दिलचस्प बात यह है कि मनोविज्ञान में वेंडिगो साइकोसिस नाम की एक वास्तविक स्थिति भी दर्ज है। अच्छा, जहां लोगों को इंसानी मांस खाने की तीव्र इच्छा होती है और वे मानते हैं कि वे एक राक्षस में बदल रहे हैं। तो ये किंवदंती सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये शायद अत्यधिक तनाव और भूखमरी से पैदा होने वाले मानसिक पतन का एक सांस्कृतिक दस्तावेज भी है। मतलब ये सिर्फ भूख नहीं है, ये भूख का एक बिगड़ा हुआ, कभी न खत्म होने वाला रूप है। कहानी में भी सैनिकों को हिरण का एक शव मिलता है। हाँ, जिसकी पसलियां किसी औजार से तोड़ी गई थीं, जैसे कोई उसे खोलकर अंदर से सब कुछ निकाल ले गया हो। और एक जीवित बचा शिकारी उन्हें चेतावनी देता है, ये तुम्हारे नाम सीखता है, तुम्हारी आवाजें याद रखता है। बिल्कुल। और उस रात तो हद ही हो गई। एक शिकारी जिसे सैनिकों ने बचाया था, अपने टेंट से जोर से चीखा। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, टेंट का कपड़ा फटा और सैनिकों को बस एक झलक दिखी। एक पीला लंबा बाजू उस आदमी को घसीटकर पास की जमी हुई झील की तरफ ले जा रहा है। वे सब दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन वो आदमी बर्फ के नीचे समा चुका था। 1 मिनट रुकते हैं। मैं बस कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूं कि उस पल में बाकी सैनिकों ने क्या महसूस किया होगा। आपने अपने साथी को अपनी आंखों के सामने एक नामुमकिन तरीके से गायब होते देखा है और आप कुछ नहीं कर सकते। उनका मनोबल तो पूरी तरह टूट गया होगा। अब ये सिर्फ किसी अनजाने दुश्मन का डर नहीं था, ये यकीन था कि वो किसी ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जो कुदरत के नियमों से परे है। सही कहा। इस घटना के बाद उनका सफर और भी कठिन हो गया। वे अब सिर्फ भाग नहीं रहे थे, वे मानसिक रूप से बिखर रहे थे। और वो जीव, वो अब सिर्फ पीछा नहीं कर रहा था। नहीं, वो उनके समूह को तोड़ने के लिए सक्रिय रूप से कोशिश कर रहा था। रास्ते में उन्हें एक और लापता सैनिक मर्सर की लाश मिली। उसकी पीठ फटी हुई थी और रीढ़ की हड्डी बाहर निकली हुई थी। ड्यूमॉन्ट ने कहा कि ये किसी भूखे जानवर का काम नहीं है, ये एक ट्रॉफी है, एक चेतावनी। हाँ, जो उन्हें ये बताने के लिए छोड़ी गई है कि तुम अगला निशाना हो। और फिर आई वो आखिरी डाक, जब ये मनोवैज्ञानिक हमला अपने चरम पर पहुंच गया।
हाँ, देखिए ये पैटर्न कैसे आगे बढ़ा। पहले उसने अजनबियों की आवाज इस्तेमाल की, फिर मरे हुए साथी की, फिर मृत भाई की, और अब उसने उनकी माओं की आवाजों का इस्तेमाल किया। कॉर्पोरल हिज को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी जो उसे घर बुला रही थी। और एक पल के लिए वो लगभग खड़ा हो गया था, लेकिन जब वो भी काम नहीं आया तो उस जीव ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया, उनकी खुद की आवाजें। उनकी खुद की आवाजें। इसका क्या मतलब? नैरेटर जो ये कहानी सुना रहा है उसे अपनी ही आवाज में ये सुनाई दिया, तुम पहले ही मर चुके हो। अरे बाप रे। ये आतंक का चरम है। ये आपके वजूद पर ही हमला है। जब दुश्मन आपकी ही आवाज में बात करने लगे तो आप किस पर भरोसा करेंगे? किसी पर नहीं। ये अपनेपन और विश्वास का इस्तेमाल करके डर और शक पैदा करने की आखिरी कोशिश थी। ये कहना था तुम्हारा दिमाग भी अब तुम्हारा नहीं रहा, उस पर भी मेरा कब्जा है। इसके बाद तो जरूर वो लोग वहां से भागे होंगे। हाँ, चौकी तक की अंतिम दौड़ शुरू हुई। अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी। उन्हें दूर चौकी की टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी। लेकिन ठीक आखिरी मैदान को पार करते समय मिलर, जो पहले से ही अपने भाई की आवाज सुनकर मानसिक रूप से थक चुका था, वो बस कुछ पल के लिए बाकियों से पीछे रह गया। और बस उतने ही पलों में वो गायब हो गया। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष का निशान नहीं, कुछ नहीं, बस खालीपन। वो जीव, वो शिकारी कमजोरी के ठीक उसी एक पल का इंतजार कर रहा था। अंत में 8 में से केवल 6 सैनिक ही चौकी के दरवाजे के अंदर पहुंच पाए। इसे जीवित रहने के नियमों से जोड़कर देखें तो वे सैनिक इसलिए बचे रहे क्योंकि वे एक साथ रहे। हाँ, उन्होंने आवाजों का जवाब नहीं दिया, उन्होंने उस मनोवैज्ञानिक खेल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। वेंडिगो अपने शिकार को अलग करके ही जीतता है। ये दिखाता है कि उसका असली निशाना शरीर नहीं बल्कि इंसानी दिमाग और समूह की एकता होती है। वो आग को पक पक उकसाता है जब तक आप खुद ही अपने समूह से अलग होकर उसका शिकार न बन जाएं। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ रखते हैं। 1899 की यह घटना सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, यह एक बुद्धिमान, धैर्यवान और मनोवैज्ञानिक रूप से चालाक शिकारी के खिलाफ जिंदा रहने की कहानी है। एक ऐसा शिकारी जो सिर्फ पीछा नहीं करता बल्कि योजना बनाता है, आपकी कमजोरियों को समझता है और उनका इस्तेमाल आपको आपके अपनों से ही अलग करने के लिए करता है। और अगर हम इसे एक बड़े संदर्भ में रखें तो वेंडिगो सिर्फ जंगल का एक राक्षस नहीं है, ये एक परिणाम है। ये इस बारे में एक चेतावनी भरी कहानी है कि जब हताशा और भूख इंसानियत को खत्म कर देती है तो क्या होता है। कुछ किंवदंतियों में इसे लालच का भी प्रतीक माना गया है। बिल्कुल, एक ऐसी भूख जो कभी नहीं मिटती, चाहे वो भोजन की हो या शक्ति की। ये उस राक्षस का प्रतीक है जो जंगल में नहीं बल्कि खुद इंसानों के अंदर छिपा हो सकता है। कहानी का नरेटर अंत में एक बहुत ही परेशान करने वाला विचार छोड़ता है। वो चौकी के अंदर सुरक्षित था, लेकिन उसे कभी यकीन नहीं हुआ कि वो बच गया। वो सोचता है कि क्या उस जीव ने सच में उनका पीछा करना छोड़ दिया था, या उसने बस चौकी की सीमा पार न करने का फैसला किया, क्योंकि उसे शिकार करने के लिए दीवारों को तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। और ये विचार हमें एक बहुत ही उत्तेजक सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या हो अगर असली जंगल जिसमें वेंडिगो रहता है वो पेड़ों का जंगल ना हो बल्कि इंसान का अपना दिमाग हो, और वो हमेशा हमारे भटकने का, हमारे अकेले पड़ने का और हमारी इंसानियत की सीमा को लांघने का इंतजार कर रहा हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही अनसुने सच और अधूरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।